नमस्कार। आज हम आपको हिंदी की चर्चित पुस्तक जो सहायक पुस्तक है का उसका पाठ एक इस दल पर है, जिसके लेखक फणीश्वर नाथ प्रेम। तो पहले कवि के बारे में, लेखक के बारे में कि उन्होंने क्या लिखा और कहाँ के रहने वाले थे, बारे में उनका पहले जीवन पत्र। तो कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म गांव औराही हिंगना, जिला पूर्णिया, बिहार में सन 1921 को हुआ और स्कूली शिक्षण नेपाल में, यानी पैदा तो हुए बिहार में, भारत में, लेकिन इनकी शिक्षा नेपाल में हुई। सन 1942 के आज़ादी के आंदोलन के प्रमुख सेनानी रहे, अर्थात जो स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसके आंदोलन की प्रथम सेनानी रहे। अर्थात इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया और देश की आज़ादी में हिस्सा उठाया। नेपाल की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में भी सक्रिय भूमिका है। भारत तो ठीक है, लेकिन नेपाल की स्वतंत्रता की क्रांति में भी इन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया। अर्थात आज़ादी के दीवाने रहे, चाहे वो हिंदुस्तान की हो या नेपाल की हो, उसमें इन्होंने हमेशा भाग लिया और देश को पहुंचा। आंचलिक ग्रामीण जीवन के कथाकार के रूप में विख्यात रेणु ने ग्रामीण जीवन का गहन, रागात्मक और रसमय चित्रण। ये गांव में गए, गांव में उन्होंने देखा किस प्रकार की यहाँ की वेशभूषा है, किस प्रकार की भाषा है। तो इस प्रकार वो गांव में जब रहे तो ग्रामीण अंचल का एक एक रहस्य उनके मन में आया और इसी कारण उन्होंने उस ग्राम का सचित्र वर्णन, जैसे कि वो स्वयं हम गांव के दृश्य देख रहे हैं, ऐसा वर्णन उन्होंने अपने काव्यों गद्य रचना में किया। अपनी विशिष्ट भाषा शैली द्वारा उन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नया आयाम दिया। भाषा को उन्होंने परिमार्जित करके नए ग्रंथों की रचना की, जिसमें भाषा की क्लिष्टता दूर हो गई और सरलता उसमें प्राप्त हो गई। अर्थात भाषा को उन्हें सहज और स्वाभाविक बनाया, जो कि ग्रामीण लोगों को भी समझ में आए। इनकी प्रमुख कृतियाँ अर्थात उन्होंने जो जो लिखी हैं वो इस प्रकार है: मेरा आंचल, परती परकथा, कितने चौराहे। ये तीन उपन्यास हैं। तीन उपन्यासों का उन्होंने लेखन कार्य किया है। इसके अलावा ठुमरी, आदिम, रात्रि की महक, अग्निकोट, ये कहानी संग्रह है। इस प्रकार इन्होंने ये कहानियाँ लिखी हैं। और रणजल, धनजल, नेपाली क्रांति कथा, ये रिपोर्ट। तो इस प्रकार उन्होंने ग्रामीण परिवेश का सुंदर वर्णन किया है। तो इस जल प्रलय में उस समय जो बाढ़ आती थी और बाढ़ में जो विभीषिका होती थी, जिसमें साधारण लोग बह रहे हैं, कईयों के मकान बहते जा रहे हैं, जानवर बह रहे हैं, इस दृश्य का उन्होंने वर्णन अपने इस जल प्रलय में किया है। लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हिंदी के चर्चित कथाकार हैं। इस पाठ्य के माध्यम से रेणु जी ने अपने गांव तथा बिहार के पटना शहर और अन्य क्षेत्रों में आई हुई बाढ़ और जल प्लावन का वर्णन, अर्थात बिहार, पटना शहर, यहाँ किस प्रकार की बाढ़ें आती हैं, जो कि लोगों के जीवन को अस्त व्यस्त कर देती है। ग्रामीण परिवेश में तो उनके रहने के लिए भी स्थान नहीं रहेगा, इतने बड़ा भयानक बाढ़ का दृश्य होता है। और उसी का प्रस्तुतिकरण उन्होंने इसके माध्यम से किया है। बाढ़ एक प्राकृतिक आपदा या विभीषिका है। बाढ़ प्राकृतिक आपदा है, ऐसी कोई नहीं करता। ये समय के अनुसार यानी प्राकृतिक चीज है। जब कभी जलवृष्टि अधिक होती है तो बाढ़ आ जाती है, और बाढ़ के कारण नदियों को जल संभाल नहीं हो पाता और चारों ओर फैल जाती है, जिसके कारण बहुत सी
वृक्ष, घर, जनधन की हानि होती है, बहुत से पशु उसमें बहते जाते हैं। इसका वर्णन उन्होंने किया है। लेखक इसे जल प्रलय की संज्ञा देता है। इस बाढ़ के दृश्य को, जिस प्रकार प्रलय में सभी कुछ बह जाता है, सभी कुछ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार बाढ़ के दृश्य में भी नष्ट हो जाता है। इसलिए लेखक ने इसे जल प्रलय की संज्ञा प्रदान की है। गंगा और उसकी अन्य सहायक नदियां जब बाढ़ के जल से अपने अपवाद क्षेत्र को प्रभावित कर देती हैं, अर्थात गंगा नदी और उसकी सहायक नदियां तो जो वहाँ बिहार में बहती हैं, वो चारों ओर से अपने जल को इतना बढ़ा देती हैं जिससे गांव के गांव बह जाते हैं। तो उसका जनजीवन पर कैसा असर होगा? अर्थात जब चारों ओर से बाढ़ आ जाती है, वहाँ कई नदियाँ हैं, तो पानी का दृश्य कितना डरावना होगा। यानी चारों जहाँ भी देखो वहाँ जल ही जल दिखाई देता है, जिसमें आदमी के मकान, कृषि सभी कुछ डूब जाती है और वो बेघर हो जाता है। और इस बाढ़ का वहाँ के जनजीवन पर कैसा प्रभाव पड़ता है, यही इस बात का वर्णन है। अर्थात बाढ़ का दृश्य कैसा है और कैसे लोग मुसीबत में आते हैं, यही इस जल प्रलय का उद्देश्य है। अनेक स्मृति चित्रों के माध्यम से लेखक ने बाढ़ की विभीषिका का जो वर्णन यहाँ प्रस्तुत किया है, वह अत्यंत मार्मिक और पाठक के अंतर्मन को विस्तृत होता है। बाढ़ में कितनी मुसीबतें आती हैं, कितने लोग कष्टों को सहते हैं, अनेकों घर बह जाते हैं, जल और कृषि की हानि होती है। उसका बड़ा ही सजीव चित्रण उन्होंने इस पाठ में किया है। अब लेखक कहता है, मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूरब और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित प्राणियों के समूह आता पड़ा है। फणीश्वरनाथ रेणु कहते हैं कि मेरा गांव ऐसे स्थान पर स्थित है जहां चारों ओर कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ से, जब यहाँ चारों ये नदियों की बाढ़ फैल जाती है, तो वहां से लोग भागकर मेरे गांव में पनाह लेने के लिए आते हैं। अर्थात मेरा गांव ऊंचाई पर स्थित है जहां बाढ़ का खतरा कम। तो यहाँ सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट पृथ्वी पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड और मुंड देखता ही लोग बाढ़ की विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। जब यहाँ से सावन भादों में ट्रेनें गुजरती हैं, तो वहाँ नदियों में देखते हैं कि सैकड़ों मनुष्यों, जानवरों के झुंड बहते हुए चले जा रहे हैं, पेड़ बहते चले जा रहे हैं, घर बहते चले जा रहे हैं। इसको देखकर ही लोगों का हृदय कांप उठता है। अर्थात बाढ़ कितनी भयानक होती है, इस दृश्य का उन्होंने यहाँ पर वर्णन किया है। पर्वतीय क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। पर्वतीय यानी यहाँ चारों ओर पानी का दृश्य न, आसपास पानी नहीं था, इस कारण अन्य गांव वालों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। यदि कोई पास में नदी यदि होती रोक जाता तो तैरना सीख जाता, लेकिन मेरा गांव ऊंचाई पर स्थित था, वहाँ आसपास कोई नदी नहीं थी, इस कारण मैं बचपन में तैरना नहीं सीख सका। किंतु 10 वर्ष की उम्र में पिछले साल तक बॉय स्काउट, स्वयं सेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अथवा रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में काम करता। मैं तैरना नहीं जानता, लेकिन स्काउट गाइड और स्वयं सेवक आदि बनकर मैं आसपास के गांव में जो बाढ़ का दृश्य होता था उनको बचाने जाता था। उनकी जितनी सहायता हो सकती थी मैं सहायता करता था। तो और लिखने की बात, अर्थात इन दृश्यों को देखकर मैं लेखन कार्य भी करता था और जो दृश्य दिखता था उन्हें अपनी लेखनी से पुस्तकों में उतारता था। हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को
नए पाठ के साथ प्रस्तुत करता है। अर्थात बाढ़ पर सबसे पहले स्कूल में एक निबंध लिखा है। तो मैंने बाढ़ का इतना सुंदर वर्णन प्रस्तुत किया कि मुझे उसमें विद्यालय की तरफ से प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत धर्मयुग नामक पत्रिका में मैंने भी बाढ़ का दृश्य कहानी के रूप में प्रस्तुत किया। जय गंगा 1947, डायन कोसी 1948, हड्डियों का पुल 1948 आदि चुटकुल रिपोर्टाज के अलावा मैंने कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक किस्में। देखिए, जय गंगा नामक पुस्तक उन्होंने 1947 में जिसमें भी बाढ़ का दृश्य किया है। डायन कोसी 1948, तो इसमें कोसी नदी की बाढ़ के दृश्य का वर्णन किया है। हड्डियों का पुल 1948 में रिपोर्टाज के रूप में हमने देखा। अर्थात ये जानवर और मनुष्य जो बहकर जाते हैं, एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं, तो वहाँ केवल उनकी हड्डियों का देह दिखाई देता है। इस कथा को मैंने प्रस्तुत किया है। मेरे कई उपन्यास में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्रण हैं। मैंने कई उपन्यासों में इस बाढ़ की विभीषिका को प्रस्तुत किया है, किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से घिरने, बहने, धंसने और भोगने का अनुभव कभी नहीं, क्योंकि मैं उस गांव में था जहां चारों ओर पानी का आवागमन नहीं था। अर्थात निचले वाले क्षेत्र के लोग मेरे यहाँ शरण लेने आते थे, इसलिए मुझे गांव में रहते हुए कभी बाढ़ के इस विनाश लीला का अनुभव नहीं हुआ। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग तथा अन्य निचले स्थानों था। लेखक कहता है कि मुझे बाढ़ का अनुभव तब हुआ जब मैं पटना शहर में रह रहा और वहीं लेखन कार्य कर रहा था। तब ये बात सन 1967 की है। वहां पर लगातार 18 घंटे वर्षा हुई, तो इसके कारण पुनपुन नदी का पानी राजेंद्र नगर, कंकड़बाग और अन्य निचले हिस्सों में आया। यानी जब 18 घंटे वर्षा हुई, नदियों का जल काफी बढ़ गया, जो सहन न कर सकने के कारण निचले क्षेत्रों में ये घुस आया। तो अर्थात बाढ़ को मैंने भोगा शहरी आदमी की हैसियत। अर्थात गांव में मैंने कभी बाढ़ का अनुभव नहीं किया, लेकिन जब इस पटना शहर में आया तो मैंने यहाँ बाढ़ के दृश्य को भोगा, वह भी ग्रामीण की हैसियत से नहीं बल्कि शहरी हैसियत। इसलिए इस बार जब बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा, पटना का पश्चिमी इलाका छाती भर पानी में था। जब बाढ़ आया तो पिछला जो पश्चिमी हिस्सा था तो कुछ नीचाई में था, तो वहाँ नदियों का पानी इतना भर गया कि छाती तक पानी वहाँ पहुँच। हम घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सलाई, सिगरेट, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां जमा कर बैठे और प्रतीक्षा करते। अर्थात बाढ़ से जब हमारे घर घिर जाएंगे तो खाने पीने की वस्तुओं के अलावा रोशनी और दवाइयों पर बंदी। इस कारण हमने आलू, मोमबत्ती, ईंधन, दिया सलाई, पीने का पानी और कंपोस्ट की गोलियां इकट्ठी रखने की इनकी जरूरत पड़ सकती है और प्रतीक्षा करने के लगे कि पानी कब यहाँ आता है। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लाव, यानी राजभवन और मुख्यमंत्री आवास भी जल से चारों ओर ढक चुका है। दोपहर में सूचना मिली, गोलघर जल से घिर गया और दोपहर तक ये खबर आई तो गोलघर भी घिर गया। अर्थात पानी लगातार बरस रहा था तो धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ रहा था। पहले राजभवन और मुख्यमंत्री भवन हुआ, इसके कुछ घंटों पश्चात सूचना मिली कि गोलघर जो कि ऊंचाई पर था वो भी जल से घिर गया। यह सूचना बांग्ला में इस वाक्य से मिली थी, जानो गोलघर डूब गई। ये बांग्ला भाषा का है कि यानी गोलघर पानी से घिर चुका है।
और 5 बजे जब कॉफी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाएगी। अर्थात जब 5 बजे मैं कॉफ़ी पीने के लिए जाता था, जो कि वहाँ से काफ़ी दूर था, तो मैं कॉफ़ी पीने के लिए जब जाने लगा तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, मैंने रिक्शे वाले से वहाँ चलने के लिए कहा, तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया। उसने कहा, वहाँ कॉफ़ी हाउस क्यों जाते हैं, क्योंकि लगातार पानी बरस रहा है, इस कारण अब उस कॉफ़ी हाउस में भी पानी आ गया होगा, इसलिए आप वहाँ न। तो इन पंक्तियों से लेखक ने अपने गांव और उसके जुड़े क्षेत्र का वर्णन किया। लेखक रिलीफ वर्कर की हैसियत से अपने ग्रामीण अंचल के तमाम इलाकों में कार्य कर चुका है। लेखक कहता है कि उसने एक शहरी की भांति बाढ़ की विभीषिका को देखा। वस्तुतः वर्तमान स्थिति में पटना शहर में आई बाढ़ के संदर्भ में पूर्व अनुभवों का याद करता हुआ वो कहता है कि बाढ़ की विभीषिका केवल शारीरिक और आर्थिक रूप से अर्थात सामान्य रूप से उसे प्रभावित नहीं करती, वरन उसके साहित्य अर्थात मानसिक सामाजिक जीवन को प्रभावित करती। अर्थात बाढ़ की विभीषिका के बारे में उन्होंने कहा है कि ये केवल हमारे शारीरिक और आर्थिक नुकसान को नहीं करती, बल्कि हमारे मानसिक रूप को भी क्षत करती है। अर्थात इस दृश्य को देखने के पश्चात मुझे लिखने की इच्छा नहीं है, इतना भयानक दृश्य मैं कैसे लिखूं। फिर भी यह वर्णन उन्होंने 1967 की बाढ़ का किया है कि चलो पानी कैसे घुसाया है, वही देखना है। अर्थात काफी जब रिक्शे वाले ने कहा कि पानी वहां तक आ चुका होगा, तो चलो पानी कैसे आ गया है वही देखना है, कहकर हम रिक्शा पर बैठे। साथ में नई कविता के विशेषज्ञ व्याख्याकर्ता आचार्य कवि मित्र, अर्थात मेरे साथ उस रिक्शे में एक कवि महोदय जो कि मेरी मित्र थी, वो भी साथ थे। तो जो मेरी अनवरत अनर्गल अनगढ़ गद्यमय स्वगतियोक्ति में कभी बोर नहीं होती, धन्य है। अर्थात वो मेरी कहानी को ध्यान से सुनते और कभी बोर नहीं होते, ऐसे मित्र को मैंने अपने साथ। मोटर, स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, रिक्शा पर और पैदल लोग पानी देखने जाते हैं। अर्थात पानी कहाँ कहाँ भरा हुआ है। गांव के सभी लोग, जिसके पास स्कूटर था स्कूटर पर जा रहा, साइकिल की साइकिल पर जा रहा, कोई रिक्शे पर जा रहा, इसको उस बाढ़ के दृश्य को देखने के लिए लोग पानी देखकर लौट रहे थे। जब उन्होंने देखा पानी यहाँ तक आया, कुछ लोग उस दृश्य को देखकर वहां से लौट रहे थे। देखने वालों की आंखों में जुबान पर एक ही दिख गया, जो देख कर आ रहे हैं उनकी आंखों में और जुबान पर एक ही बात, भैया पानी बहुत हो गया। अर्थात बाढ़ इतना है कि हो सकता है कि आगे भी बढ़ती। पानी कहाँ तक आ गया है वो देख रहे हैं। उन्होंने भी अपनी चिंता है कि मेरा घर तक पानी ना आ जाए, इसलिए पानी कहाँ तक आ गया है एक दूसरे से पूछते जा रहे हैं, और देखने वाले जा रहे हैं और देखकर लौटने वाले लौट रहे हैं। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, अर्थात जो जा रहे हैं और जो लौट रहे हैं भी आपस में बातचीत कर रहे हैं, भैया पानी कहाँ तक आ गया है, ऐसा तो नहीं कि खतरे से आगे बढ़ रहा हो। फ्रेजर रोड पर आ गया है, आ गया है क्या, पार कर गया। यानी वो कहते हैं कि फ्रेजर रोड तक पानी आ चुका है, अरे आ क्या गया है, उसे पार कर चुका है, अब हम लोगों की शहर की ओर बढ़ रहा है। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत, श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं। अर्थात ये कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी और बोरिंग रोड और इंडस्ट्रियल एरिया पूरा डूब चुका है, अर्थात पानी से चारों ओर चुका है, वहां जाने की किसी की हिम्मत नहीं। अब भट्टाचार्य रोड पर पानी आ गया। अब उससे ऊंचाई पर टकते हुए ये पानी भट्टाचार्य रोड तक आ चुका है, अर्थात पानी धीमे धीमे बढ़ता ही जा रहा है। इस प्रकार लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। छाती भर पानी, अर्थात थोड़ा बहुत नहीं कि घुटनों तक, छाती भर पानी आ गया है। वीमेंस कॉलेज के पास डुबा पानी,
अर्थात जो बीच में कॉलेज था वहां तक आदमी डूब गया, इतना पानी भर चुका था। अर्थात नदी का बाढ़ बढ़ते ही जा रहा था। हाँ, आ गया, घुस गया, डूब गया वह। अर्थात लोग चिल्ला रहे थे कि जो पानी वहां तक आया, फिर आके बढ़ा और फिर वो खेत उस पानी में डूब गए। इस प्रकार के लोग आपस में चिल्ला रहे थे। जब हम कॉफी हाउस के पास पहुंचे, अर्थात जहाँ मैं कॉफी पीने जाता था, वहाँ जब हम रिक्शे पर पहुंचे तो कॉफी हाउस बंद कर दिया। कॉफी हाउस वहाँ बंद हो चुका था। सड़क के एक किनारे एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग के में उलझा पानी तेजी से सड़कता। तो मैंने देखा कि उसके पास गेरुए रंग के जो झाग से युक्त पानी था धीमे धीमे ऊपर की ओर बढ़ चुका। अर्थात कॉफी हाउस में भी धीमे धीमे पानी भर चुका था और वो सड़क की ओर आ रहा था। तो मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल। अब आचार्य जी बोले और आगे चलकर देखते हैं। तो मैंने अपने कवि मित्र आचार्य जी से कहा कि अब आगे आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो गेरुए रंग के झाग के रूप में धीरे धीरे हमारी ओर ही बढ़ता आ रहा है। अर्थात वो मृत्यु का तरल रूप है। अर्थात धीमे धीमे इसमें सैकड़ों लोग मृत्यु में समझ आएंगे। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस हो और सभय प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह में कुछ अस्फुट शब्द। अर्थात उस डर के मारे मेरे दोनों हाथ अपने आप ही धो गए। अर्थात मैंने उस पानी को प्रणाम किया और अचानक मेरे मुंह से डर के मारे कुछ शब्द निकले, हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक। अर्थात मैं उस पानी से डर गया हूँ और यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। अचानक ही मेरे मुंह से शब्द निकल। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। यानी रिक्शा वाला निडर था, वो कहता चलिए बाबूजी यदि आपको चलना है तो मैं और आगे ले सकता हूँ, तो आप चलिए। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। तो भीड़ में जो वहाँ खड़ी थी, अचानक एक आदमी बोला, करंट बहुत तेज है का मतलब पानी की धार बहुत तेज है, आगे मत जाओ नहीं तो तुम्हारा रिक्शा भी बह जाएगा। उसने उसे रोका। मैंने रिक्शे वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत है। तो जब रिक्शा वाला कह रहा था आगे चले, तो मैंने उससे विनम्र निवेदन किया कि हे रिक्शा वाले भैया, अब यहाँ से लौट करो, आगे जाने की जरूरत नहीं। रिक्शा मोड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल से गांधी मैदान की, यानी रिक्शा मोड़ा और वहाँ जो सिनेमा हॉल था, अप्सरा सिनेमा हॉल, वो बंद हो चुका था। वहाँ से हमने अपना रिक्शा गांधी रोड की ओर छोड़ा। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भरा। वहाँ देखा कि जो पैलेस थे और इंडियन एयरलाइंस का जो दफ्तर था वो भी धीमे धीमे पानी से गिरता था। अर्थात पानी का बहाव प्रतिक्षण बढ़ता जा रहा था और नए हिस्से को भी घेर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल नियम विज्ञापन की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। अर्थात पानी सांपों के समान लहराता हुआ धीमे धीमे आगे की ओर बढ़ रहा था। गांधी मैदान की रेलिंग पर हजारों लोग खड़े देख रहे थे। गांधी मैदान में जो रेलिंग बनी थी काफी ऊंची थी। वहाँ खड़े होकर हजारों आदमी उस पहाड़ के दृश्य को देख रहे थे। पानी कैसे धीमे धीमे आगे बढ़ता चला रहा है और हम लोगों की शहर की जा रहा है। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग आते थे ये उससे कम नहीं। अर्थात गांधी मैदान में ही रामलीला का मंचन किया जाता था, जिसे देखने के लिए लोग हजारों की संख्या में आए थे। लेकिन आज भी उसी रामलीला के समान हजारों लोग यहाँ पर उस बाढ़कर दृश्य देखने के लिए उपस्थित थे। तो गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी कृतियाँ यही होती थी। अर्थात यहाँ मैदान बड़ा था, यहाँ खेलकूद की प्रतियोगिताएं होती थी, जिसे
हजारों लोग दिखने आए। धीरे धीरे एक गहरे आवरण आच्छादित हो रहा था, यानी धीरे धीरे उस मैदान को एक लाल रंग का आवरण ढकता जा रहा था, साथ पानी बढ़ता हुआ चला रहा था। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा है, यानी जो हरियाली वहां चारों ओर फैली हुई थी, वहां पानी धीरे धीरे करके फैलता हुआ चला रहा था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड और गंवार जोर जोर से बोल उठा, जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब भी। अर्थात एक व्यक्ति था जो शायद दानापुर का रहने वाला था। उसने कहा कि जब दानापुर गांव डूब रहा था तो पटना से कोई भी अधिकारी वहां देखने नहीं गया कि किस प्रकार गांव के लोग डूब रहे, जानवर डूब रहे। और अब जब पटना शहर में पानी आ गया है, अब हम इनको पूछते हैं कि वो कैसे देखने चले। उसका मतलब है कि जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलटकर देखने भी नहीं गए, अब बूझो, अर्थात अब क्यों देखने आए। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आदमी जिसकी खोज हर साहित्य गोष्ठियों में होती है। मैंने कवि मित्र से कहा कि यही वो व्यक्ति है जो हमेशा दूसरों पर दोष निकालना, अर्थात जो कमियां देखता है कि वहाँ अधिकारी लोग पानी का मुआयना करने नहीं गए, अब देख लीजिए। तो ऐसे व्यक्ति को पहचान लीजिए कि जरा सी कमी को सभी जगह उजागर करें। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी पारदर्शी ग्रामीण क्षेत्र से बोले। अर्थात जब मेरा गांव डूब रहा था तब इन्होंने ध्यान नहीं दिया, अब अपनी ओर ध्यान क्यों दे रहे, ये उसके मतलब। शाम के 7:30 बजे आकाशवाणी के पटना केंद्र से स्थानीय समाचार प्रसारित हो रहा था। पान की दुकानों के सामने खड़े लोग चुपचाप उत्कर्ण होकर सुन रहे थे। कुछ पान की गुमटियाँ लगी थी जहाँ लोग शाम के समय इकट्ठा हो जाते थे पान खाने के लिए, तो वहाँ आपस में बातचीत चल रही थी। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है। आकाशवाणी केंद्र से प्रसारित हो रहा था कि बाढ़ का पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुँच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो में प्रवेश कर सकता है। अर्थात बाढ़ का पानी धीरे धीरे बढ़ रहा है और हमारे स्टूडियो भी उसमें शायद डूब सकता है। समाचार दिल दहलाने वाला था, कलेजा धड़क। मित्र के चेहरे पर भी आतंकी कई रेखाएं, किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए, क्योंकि हमारे चारों ओर कहीं कोई परेशान नजर नहीं आता। अर्थात सभी लोग देख रहे थे लेकिन कोई इतने चिंतित नहीं थे जितना मैं हो रहा था। पानी देखकर लौटते हुए लोग आम दिनों की तरह हंस बोल रहे थे, अरे भाई वहाँ इतना पानी यहाँ हंसते हुए चले जा रहे। बल्कि आज तनिक अधिक ही उत्साहित थे। हाँ, दुकानों में थोड़ी हड़बड़ी थी, नीचे के सामान ऊपर किए जा रहे थे। जो नीचाई में दुकानें बढ़ती थी वो बेचारे अपना सामान उठाकर ऊपर की ओर रख रहे थे कि नीचे पानी आ जाए, कम से कम सामान का नुकसान नहीं होगा। इस कारण वो अपने सामानों के ऊपर दिए जा रहे थे। रिक्शा, टमटम, ट्रक और टेम्पो पर सामान लादे जा रहे थे। खरीद बिक्री ट्रेन बंद हो गई और पान वालों की बिक्री अचानक बढ़ गई। जब सभी दुकानों की बंद थी तो पान वाले की बिक्री अचानक ही बढ़ गई। जब सभी दुकानें बंद होती हैं तो लोग कहाँ इकट्ठे होंगे, पान वाले। आसन्न संकट में कोई प्राणी आतंकित नहीं थे। ऐसे संकट के समय भी उनके चेहरों पर कोई घबराहट नहीं। पान वाले के आदमकद आईने में उतने ही लोगों के बीच हमारी ही सूरतें मुहर्रमी नजर आती। इतने लोग खड़े हुए थे पान वाले के यहाँ, उनकी सब शक्लें चेहरे पर प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। केवल हम ही 2 लोग थे। तो जैसे मुहर्रम में मातम बनाते हैं उसी प्रकार की सूरत, अर्थात हमारी सूरतें डरी हुई थी। मुझे लगा अब हम यहाँ थोड़ी दूर भी ठहरेंगे तो वहाँ खड़े लोग किसी भी क्षण ठटाकर हम पर हंस सकते, क्योंकि सभी लोग प्रसन्न थे, हम ही लोग दुखी थे और वो हमें देखकर कहीं हंस ना दें। तो जरा इन बुजदलों को हुलिया देखे, क्योंकि वहाँ ऐसी ही बातें चारों ओर उछाली जा रही। एक बार डूब ही जाए धनुष को की तरह पटना लापता ना हो जाएगा। अर्थात ये प्रशंसा से बातें कर रहे थे, कहीं ऐसा ना हो कि धनुष को जो डूब चुका है, कहीं हमारा पटना शहर भी न डूब जाए, सब पाप धुल जाएगा। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठे। अर्थात
बोले सब डूब जाएगा तो सबके पाप धुल जाएंगे। चलो गोल घर के मुंडे पर ताश की गड्डी लेकर बैठा। गोल घर जो सबसे ऊंचाई पर है वहाँ ताश की गड्डी ले, चलो वहीं खेलेंगे। हाँ, बिस्कोमान बिल्डिंग की छत पर क्यों नहीं, वही यही माकूल मौका है। अर्थात इस ऊंचाई वाली एक बिल्डिंग की उस पर क्यों नहीं। इनकम टैक्स वालों का एन इसी मौके पर काले कारोबारियों के घर पर छापा मारना चाहिए। अर्थात बोले इनकम टैक्स वाले बड़े बड़े कारोबारी पर समय छापा डाले, क्योंकि वो कहीं भाग नहीं सकते, तो पानी भी चारों ओर से चला आ रहा है। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कार्नर की आखिरी सीढ़ी पर पत्र का पूर्वत बिछी हुई। सोचा एक सप्ताह की खुराक एक ही साथ ले लूं। क्या क्या ले लूं, इडली के या एक ही सप्ताह में फ्रेंच जर्मन सिखा देने वाली किताब अथवा योग सिखाने वाली कोई सच्ची किताब। मुझे इस तरह किताबों को उलटते पलटते देखकर दुकान का नौजवान मालिक कृष्णा पता नहीं क्यों मुस्कुरा रहे। किताबों को छोड़ कई हिंदी, बांग्ला और अंग्रेजी सिने पत्रिकाएं लेकर लौटे। मित्र से विदा होते हुए कहा, पता नहीं कल हम कितने पानी में रहें। बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वह ज़्यादा पानी में फंसे मृत्यु से होगा। अर्थात जहाँ पानी कम होगा वो बाढ़ में फंसे हुए अपने मित्र और सगे संबंधी की सुध ले सकता है। तो कहने का तात्पर्य अभी आपने ये इस जल प्रलय में कहानी को सुना, जो पाठ था। अब अगला भाग हम अगले पाठ में कहेंगे। जय हिंद।